हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा। मैं यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी से। तो आज हम जानेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जो स्टॉक पिछले 2-3 सालों के अंदर जिसने बहुत ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। तो ये ऐसा क्या करती है कंपनी, इस कंपनी के अंदर इतने ज़्यादा रिटर्न अभी क्यों आए हैं, आगे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, तो ये सब हम अभी जानेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एरोस्पेस एंड डिफेंस, इन दोनों के अंदर ये काम करती है। ये कंपनी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये 1954 के अंदर बनी थी और ये एक नवरत्न पीएसयू मतलब सिंपल सा है कि कंपनी खुद 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या डिसीजन खुद ले सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बस इतना सा ही इसका सिग्निफिकेंस होता है। कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी के एक BEL ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइस, BEL थियल सिस्टम, GEB प्राइवेट लिमिटेड एंड DIO, तो ये कंपनी के स्ट्रक्चर्स है। तो जैसे ये थेल्स फ्रांस की कंपनी है जिसके साथ BEL ने एक 75% की शेयर होल्डिंग के साथ एक कंपनी बना रखी है जो रेडार के अंदर हेल्प करती है। ऑप्ट्रॉनिक्स समझ में आता है, जैसे कि जब जो स्नाइपर के अंदर स्कोप होता है, नाइट विजन गॉगल्स, उनके अंदर हेल्प करती है कंपनी। ये है। अब हम देखते हैं कि BEL के पोर्टफोलियो में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो अगर देखा जाए तो डिफेंस, नॉन डिफेंस, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज के अंदर BEL काम करती है। अब हम इसको धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट को समझते हैं। डिफेंस के अंदर अगर हम आते हैं तो डिफेंस कम्युनिकेशन, लैंड बेस्ड रेडार, नेवल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स के इतने सारे पोर्टफोलियो है डिफेंस के अंदर से BEL का। एक एक करके रेडार के अंदर, इंडिया के अंदर 80% ऑफ द रेडार जो BEL बनाती है वो इंडिजिनियसली अक्वायर्ड कंपोनेंट्स के थ्रू बनाती है। कंट्री के अंदर रेडार के अंदर सबसे प्राइम कंपनी अगर कोई है तो BEL है। अभी तक इसने लास्ट 5 ईयर के अंदर मोर देन 300 ऑफ रेडार्स इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई करे हैं। रेडार मतलब जो रेडियो वेव्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है तो उसको रेडार बोलते हैं। मिसाइल सिस्टम, मिसाइल के अंदर इसके अंदर होता है SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसके अंदर अलग अलग होते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मिसाइल सिस्टम के अंदर और ये अलग अलग आते हैं। QRSAM ये DRDO के साथ मिलके जितने भी प्रोडक्ट्स, ये जो मिसाइल सिस्टम या टेक्नोलॉजी होती है, जनरली ये DRDO की ही टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और फिर BEL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये सब बनाते हैं प्रोडक्ट को। एक जो मेजर सिग्निफिकेंस था, आकाश मिसाइल सिस्टम बनाया था इंडिया ने जो 95% इंडिजिनियसली अक्वायर्ड कंपोनेंट्स के थ्रू था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये 2016 या 15 के आसपास बना था। आज यही आकाश मिसाइल को इंडिया एक्सपोर्ट करती है, जो अलग अलग देशों को, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया। जैसे हम इंडिया खुद US और वहाँ से प्रोडक्ट मंगाते, तो हमारे प्रोडक्ट भी इतने आज इस लेवल पे है कि हम भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उनको। एंड आकाश के बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने 7000 करोड़ का इसका ऑर्डर दिया था, आर्मी ने 15000 करोड़ का मंगाया था। तो ये कुछ आकाश एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडिया के लिए जब ये बना था। फिर BEL डिफेंस कम्युनिकेशन के अंदर काम करती है, रेडियोज़ बनाना, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी अगर कोई वॉर होती है तो कि कम्युनिकेशन सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल रेडार सिस्टम है, रेडियोज़ नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं हमारी डिफेंस, आर्मी, नेवी, उनके लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स, इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे जेट्स है, प्लेन्स है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन करना होता है, रिले सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जब मिसाइल्स लॉन्च होगी तो कहाँ पर जानी चाहिए, किस टारगेट पे, वो सब पूरा इंटीग्रेशन DRDO के साथ मिलके BEL करता है।
इसके अंदर फ्लाइट मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सारी चीज़ें बीईएल लगाता है। फिर नेवल सिस्टम, तो इसके अंदर एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट टू डेवलप वेरियस नेवल सिस्टम। तो हम एक्सक्लूसिव है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जो सिर्फ बीईएल ही नेवल सिस्टम्स के अंदर लगा सकता है। इसके अंदर नेवी के पास आती है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसके अंदर बीईएल लीड इंटीग्रेटर है कि अगर बीईएल ही सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कंपनी चाहे BDL हो, HAL हो, उनसे जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको लाके खुद BEL एक जगह असेंबल करता है और फिर नेवी को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर से देखा तो स्टेबलाइज्ड ऑप्ट्रॉनिक पेडिस्टल, रेडार सिस्टम, सोनार, ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ लग के फिर एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पूरा सेटअप होता है। अदर्स के अंदर देखा जाए तो नेटवर्क सेंटर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब वही कि जैसे बताया था स्नाइपर के अंदर जिसके थ्रू देखते हैं, एंड नाइट विजन गॉगल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें टैंक्स के अंदर जिसके थ्रू की है ना, टैंक्स के अंदर बैठे बैठे हम बाहर का देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आती है। फिर टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स, तो गन को अगर अपग्रेड करना हो, टैंक्स के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो सब लगाना, सिम्युलेटर्स बनाना जिसके थ्रू की है ना हमारे आर्मी या उनके जवानों को पूरी ट्रेनिंग मिल सके कि है ना कैसे गन को ऑपरेट करना है, कैसे किसी सिस्टम को ऑपरेट करना है, वो सब BEL बनाता है। एंड BEL सिर्फ डिफेंस के अंदर ही नहीं है, BEL नॉन डिफेंस के अंदर भी अपने आप को बहुत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एक जो सबसे मेजर जो रेवेन्यू BEL का नॉन डिफेंस सेगमेंट के थ्रू आता है वो है EVMs एंड VVPAT। जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे 2019 में हुए थे, अभी 2024 में हुए हैं, तो उससे पहले BEL का नॉन डिफेंस का जो रेवेन्यू है वो शूटअप हो जाता है, क्योंकि EVMs एंड VVPAT से BEL बनाता है। और बाकी अगर इसका पोर्टफोलियो देखें हम तो सोलर पावर सिस्टम, फोटोवोल्टिक सेल, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे नेटवर्क, जैसे कि आप जब जाते हो मेट्रो के अंदर जहाँ पे आप अपना कार्ड लगाते हो जिससे कि गेट्स ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप मेट्रो के अंदर एंटर करते हो, वो BEL बनाता है। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो ऐसे एक नॉन डिफेंस का भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है BEL का। सिविल एविएशन, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ATC जो आपने देखा होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके अंदर छोटे जो एयरपोर्ट्स होते हैं टायर C एंड टायर D, उनके अंदर BEL वो सब लगाता है। होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर है। तो ये सब है जो नॉन डिफेंस के अंदर भी BEL काम करता है। अब अगर देखा जाए तो इनका R&D स्ट्रक्चर कैसा है, इनके पास 2 सेंट्रल लैब है जिसके अंदर ये लोग रिसर्च करते हैं। एक 1 प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर है एंड 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विद 24 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो हर एक जो भी इसे सेंट्रल रिसर्च के वहाँ पे रिसर्च होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च होने के बाद में वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर जाएगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पर एक्चुअल के अंदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये इनका R&D स्ट्रक्चर है। जो BEL है वो नॉन डिफेंस के अंदर भी अभी और मेहनत कर रही है। BEL कहाँ नॉन डिफेंस के अंदर कहाँ और फोकस कर रही है, तो एक है होमलैंड सिक्योरिटी जिसके अंदर आता है एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम, कमांड कंट्रोल सेंटर, फिर स्मार्ट सिटी, IoT बेस्ड सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर EV एंड ग्रिड स्टोरेज, सोलर रिन्यूएबल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, रेलवे के अंदर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जहाँ पे आप अपना स्मार्ट कार्ड लगाओ या फिर टिकट लगाओ और वो गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सर्वेलेंस सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो भी सर्वेलेंस सिस्टम हो गया, रेडार हो गया, सोनार हो गया, इनके अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है ये कंपनी, इसके अंदर बहुत बढ़िया कंपनी है। सिविल एविएशन, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अंदर अगर आपको एक पॉइंट बताऊं तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर इनके पास अभी 1000 करोड़ तक की एक अपॉर्चुनिटी है जो कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर के अंदर इसको सीज कर सकते हैं।
ये पर एयरपोर्ट 25 करोड़ के अंदर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा देते हैं। एंड अभी हमारे पास ऐसे कुछ 40 प्लस ऐसे और एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि BEL लगा सकती है। तो ये कुछ जो और एरियाज है जहाँ पर नॉन डिफेंस के अंदर BEL काम कर रही है। डिफेंस के अंदर अनमैन्ड सिस्टम UAVs, जिसके अंदर किसी भी पर्सनल की ज़रूरत नहीं है, एंड सर्विलेंस सिस्टम विदाउट एनी पर्सन सिटिंग इन दैट एयरक्राफ्ट, UAVs उसको कहलाया जाता है। मिसाइल्स एंड आर्म्स के अंदर बहुत काम कर रही है BEL। तो ये कुछ और इनका है जो आगे जिसके ऊपर BEL फोकस कर रही है। तो ये हमने अभी देखा BEL का पोर्टफोलियो क्या है, BEL कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, BEL कहाँ कहाँ उनका है। फिर अगर जैसे एक देखा था BEL इसमें है नॉन डिफेंस में, इनका सर्विस का भी एक होता है। सर्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो भी इन्होंने काम लिया है। तो एक सर्विस भी इनका पोर्टफोलियो है जिसके थ्रू अराउंड 10% ऑफ द रेवेन्यू इनका सर्विस के थ्रू आता है। अब अगर हम देखें इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री के अंदर अगर डिफेंस का देखा जाए तो डिफेंस का रेवेन्यू कहाँ से आता है कि जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी डिफेंस बजट के अंदर, वही इन कंपनी के लिए डिफेंस का रेवेन्यू होता है। सो हम वही देखने जा रहे हैं कि ग्लोबली इंडिया के अंदर डिफेंस बजट कहाँ पर खर्च होता है, कैसे कैसे खर्च होता है, वो हम देखेंगे। सो अब हम देखते हैं ग्लोबली अगर हम देखे जाए डिफेंस एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, हर कंट्री की GDP अलग अलग है, तो हम इसलिए इसको एज ए परसेंटेज टर्म्स के अंदर देखेंगे। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ GDP खर्चा करता है डिफेंस के अंदर। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन, चाइना, ऐसे चलता रहता है। अगर हम एक्चुअल नंबर्स के अंदर देखें, USA 916 USD बिलियन डॉलर 2023 के अंदर USA ने खर्चा करा था। फिर चाइना ने 296 का करा था। इंडिया 4th पोजीशन के अंदर आता जिसने 84 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करा था। और ये परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड शेयर 37% USA पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर होता है 37% सिर्फ USA ही करता है, और वो उसके 3.4% ऑफ GDP है। USA की GDP ही इतनी बड़ी है कि वो उसका परसेंटेज कम है, बट लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट बहुत बड़ा आता है कि USA नंबर 1 है GDP के अंदर। फिर इसके अंदर एक है अगर आप देखोगे यूक्रेन के अंदर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP 37% है, क्योंकि जैसे अभी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है। यूक्रेन एक बहुत छोटी कंट्री है, तो उसके अंदर वो जो भी खर्चा कर रहे हैं मोस्टली उनका डिफेंस के अंदर ही जा रहा है। यूक्रेन रशिया की वॉर, ये इनका एक बहुत बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि हाँ उनका जो अभी डेवलपमेंट के अंदर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी सेफ्टी के अंदर बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं हमारा इंडियन डिफेंस बजट, जो कि एक्चुअल में 2.85 ट्रिलियन था 2015 के अंदर, एंड बढ़ते बढ़ते 2025 में 6.21 ट्रिलियन आ चुका है। अभी हमारा एक क्योंकि हमारे इलेक्शन थे तो हमारा एक्चुअल बजट अभी और उसको आएगा रिजल्ट के बाद में, तो उससे पहले जो नंबर थे वो 6.21 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने अलोकेट करा है डिफेंस बजट को। ये CAGR 8.1% के हिसाब से हर साल ग्रो हो रहा है। इसके अंदर सबसे मेजर खर्चा जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया। सैलरी, पेंशन, डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सबसे बड़ा खर्चा हमारा इसी के अंदर होता है। एंड अगर देखा जाए डिफेंस पेंशन के अंदर हम 25% तक जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ पेंशन के अंदर ही जाता है। एंड अगर हम देखें हम एक्चुअल में जो डिफेंस, क्योंकि इंडिया के पास डिफेंस की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से, उसके बाद में फ्रांस, फिर USA से। तो ये एक ओवरऑल दिखाता है कि हम इंडिया के पास में, इंडिया के लिए रशिया, फ्रांस कितने एंड USA कितने मेजर एलाइज है कि जिनके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डिफेंस बजट जो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसी एक्सपेंडिचर के थ्रू होता है कि हम कितना खर्चा हमारे नए नए शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, गन्स के ऊपर करेंगे, ये उसको शो करता है। तो ये अगर
ये थोड़ा सा अभी डाउनग्रेड में जा रहा है क्योंकि हमारे जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, पेंशन का खर्चा हो गया, सैलरीज का खर्चा, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा थोड़ा कम रहता है। अभी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है, अग्निवीर स्कीम। उसके थ्रू जो भी उस अग्निपथ स्कीम के अंदर जाएगा तो उनको अग्निवीर कहलाया जाएगा। जितने भी आर्मी पर्सनल है जो भी आएगा उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो मे बी ये एक इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, जिसके थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय के अंदर ये आगे और बढ़ सकता है, 36% 40% तक जा सकता है। अब अगर हम देखें केपेक्स एज अ ब्रेकअप के ना, आर्मी कितना करती है, एयरफोर्स कितना करती है, तो आर्मी का जो केपेक्स के अंदर है वो कम होता जा रहा है, 32% से लेकर 25% तक आ चुका है। एयरफोर्स का 42 से 39, क्योंकि हमारा केपेक्स का तो आपने ट्रेंड देखा ही था कि कैसे नीचे जा रहा है। लेकिन नेवी ये केपेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, सबमरीन बनाना हो, शिप्स बनाना हो, वॉरशिप्स बनाना हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और आप देख भी सकते हो CAGR टर्म्स के अंदर एक नेवी ही है जो सबसे ज़्यादा 19.7% के टर्म्स के अंदर CAGR बेसिस के अंदर खर्चा कर रही है। एंड सबसे कम है आर्मी 6.4%। अगर देखा जाए इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, तो कि जो इंडियन डिफेंस है इंडिया के अंदर, कि इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है और इंपोर्ट कितना करता है डिफेंस के अंदर। तो एक्सपोर्ट तो 1500 करोड़ से लेके अभी तक से 19,000 करोड़ तक गया है, एंड इंपोर्ट हम करते हैं 48,000 तक जो कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है हमारे इंपोर्ट का। तो इसके अंदर तो हम इंपोर्ट बहुत करते हैं। एंड इसके अंदर है कि गवर्नमेंट का एक अभी एक एम्बिशियस भी नहीं बोलेंगे, एक टारगेट है 2027 तक 35,000 करोड़ तक हमारा एक्सपोर्ट लेके जाने का। फिर अगर देखा जाए कि इंपोर्ट कौन सबसे ज़्यादा करता है, इंडियन एयरफोर्स 53%, जो हमने देखा था 48,000 में से 53% इंडियन एयरफोर्स करती है, फिर नेवी करती है, एंड देन आर्मी। तो ये ऑलमोस्ट सेम सा ही रहा है कि है ना, इंडियन एयरफोर्स सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, एंड देन दैट। अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इंडिया के अंदर अच्छे से और प्रोडक्ट्स बन सके, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसके थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा डिफेंस का जो टर्नओवर है वो गवर्नमेंट 1,75,000 करोड़ तक का, कि इंडिया के अंदर हम इतना प्रोडक्ट बना सके, ये गवर्नमेंट का एम है। एक्सपोर्ट 35,000 तक करना चाहती है 2027 या फिर 2029 तक, इस ये टारगेट गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। गवर्नमेंट ने FDI के अंदर भी अगर कोई भी फॉरेन एंटिटी इंडिया के अंदर आके कंपनी सेटअप करना चाहती है तो 74% तक की खुद अपने पास शेयर होल्डिंग रख सकती है वो फॉरेन एंटिटी। गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आते हो तो आपको 100% तक आप खुद अपने पास शेयर होल्डिंग रख सकते हो। एंड फिर इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया और अमेरिका के स्टार्टअप इंडसएक्स करके एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया था, तो आप है ना कोड डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों एंटिटी मिलके इंडिया के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजी, इसके अंदर गवर्नमेंट की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अप्रूवल लेने का। फिर 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु के अंदर बनाए गए थे। तो इन कॉरिडोर्स का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलेगी। जो भी एंटिटी यहाँ पर सेटअप करेगी अपनी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनको टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगी। उनको गवर्नमेंट जो लैंड प्रोवाइड करनी है वो सब्सिडाइज रेट पे करेगी। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। और इनका अगर खर्चा देखा जाए 11,000 करोड़ एंड 8,000 करोड़ फॉर तमिलनाडु एंड यूपी, ये गवर्नमेंट ने अलोकेट करा है। फिर और देखा जाए तो एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन अंडर DPEPP एक लिस्ट है। तो इसके थ्रू क्या है कि अभी तक वो 400 प्रोडक्ट्स ऐसे गवर्नमेंट ने इशू का मतलब लिस्ट बनाई है जो प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स है, कंपनीज इंडियन कंपनीज को इंडिया से ही उनको प्रोक्योर करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है इंपोर्ट करने से।
तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि वो सारे कंपोनेंट आपको इंडिया से ही प्रोक्योर करने पड़ेंगे। इंडिया के चाहे एमएसएमई कंपनी हो, स्टार्टअप्स हो, या आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। फिर और भी कुछ है, IDEX प्राइम, डिफेंस एक्सपो, गवर्नमेंट खुद डिफेंस एग्जीबिशन लगाती है जिसके थ्रू कोई भी स्टार्टअप हो या कोई भी कंपनी हो आके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर सकती है, जिससे कि बाहर की किसी कंट्री को या किसी और भी कंपनी को अगर ख़रीदने हो वो प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए एक सेटअप बना के रखा है कि यहीं पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। और अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है जिसके थ्रू कि आपको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एप्लीकेशन को आप एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देती है, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इनके थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रुपए एलोकेट कर रखे हैं। अगर आप इनके अंदर प्रोडक्ट बनाते हो, इनके अंदर आप अगर अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको गवर्नमेंट और बेनिफिट देगी। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ये गवर्नमेंट जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल है, इंडिया एंड रशिया वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट ए हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। एंड ब्रह्मोस मिसाइल का अभी न्यूज़ के अंदर भी बहुत आया था। फिलीपींस के अंदर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने फिलीपींस को वो मिसाइल प्रोवाइड करी है। फिलीपींस ने जो ऑर्डर दिया था तो हमने वो अभी फिलीपींस को दी है। और प्रोडक्ट्स देखे तो मेक 1 मेक 2 गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स है। इनके अंदर मेक 1 के अंदर गवर्नमेंट फंडेड 90% ऑफ द जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट देगी। मेक 2 के अंदर इंडस्ट्री जो है वो आपको 75% तक फंडिंग देगी। तो ऐसे ये कुछ स्टेप्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ले रही है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए, इंडिया को और मोर केपेबल बनाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। अभी तक हमने देखा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या करती है, इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना, कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अब हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये है इनकी ऑर्डर बुक एज ऑफ Jan 24। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी से 4,500 करोड़ का ऑर्डर फॉर फ्यूजेस फॉर वेरियस कैलिबर्स। गोवा शिपयार्ड से 1,700 करोड़ का एक ऑर्डर है 3,300 करोड़ का। इसका क्लाइंट नहीं पता है, बट हाँ इतना बड़ा वेरियस कंपोनेंट्स के लिए। गार्डन रीच शिपयार्ड, तो ये सारा डिफेंस की ये इनके ऑर्डर बुक है। तो किस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक दिखती है। और अगर देखा जाए तो अभी तक जो इनके ऐसे जो एज ऑन अप्रैल की जो ऑर्डर बुक थी उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के अगर नाम बताऊं तो हिम शक्ति प्रोजेक्ट है जो $25 बिलियन का है। फिर आकाश मिसाइल सिस्टम जिसके बारे में बात भी करी थी, $35 बिलियन का वो है। LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल $56 बिलियन। अरुद्रा MPR $24 बिलियन। शक्ति EW सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स, टीवी, डिस्प्ले और भी ऑप्टिक फाइबर केबल, ये सब जब एक साथ लगा के तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर $19 बिलियन का ऑर्डर। तो ये कंपनी की ऑर्डर बुक है। फिर इनकी सेल्स ग्रोथ कंपनी की अगर देखें मार्च 24 से 6,000 सारे जो फिगर्स है अमाउंट इन करोड़ है। 6,000 करोड़ से आते आते 20,000 करोड़ का कंपनी की सेल्स है जो कि 12% CAGR से ग्रो हुई है। एंड देखा है तो 17, 18, 19 के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ थी। उस टाइम पे नए नए डिफेंस प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चालू हुआ था। फिर 20-21 में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया क्योंकि कोविड आ गया, कोविड का इफेक्ट। एंड 19 के अंदर थोड़ा नॉन डिफेंस EVM VVPAT के अंदर थोड़ा ज़्यादा चल गया, कंपनी को फोकस करना था, तो इस चक्कर में थोड़ी सी ग्रोथ वहाँ स्लो हो गई। लेकिन अभी वापस ग्रोथ पिकअप हो रही है 15%, 14%। कंपनी ने भी गाइडेंस दिया है कि आगे से डबल डिजिट 15% टू लेके 17% के अंदर रेवेन्यू उनका ग्रो होगा। ये था सेल्स ग्रोथ। फिर अगर इनका देखा जाए तो ऑर्डर बुक कैसे ग्रो हुई है, 21,000 करोड़ से लेके 76,000 तक, तो इनकी ऑर्डर बुक की ग्रोथ बहुत अच्छी है, 15% कैगर से ग्रो हुई है। एंड ऑर्डर बुक टू सेल्स 3x, 4.4x। तो इसको अगर आप रिवर्स करके देखोगे तो जैसे अगर 4x है तो 1/4 25%। तो मतलब कंपनी का अगर 40,000 की ऑर्डर बुक है तो 25% उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। 40,000 का 25% वो आराम से रेवेन्यू बुक उस ईयर के अंदर रेवेन्यू बुक कर सकते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे ऐसे देखो कि है ना, अगर सेल्स ₹1 की हो रही है तो ऑर्डर 3 की है, या फिर उसको रिवर्स करके देख सकते हो कि उनकी एग्जीक्यूशन रेट क्या है। फिर है इनका ब्रेकअप
कि कंपनी का रेवेन्यू किस किस सोर्सेज से आता है। तो अगर आप देखोगे तो मेजरली तो डिफेंस से ही आता है, 87 मतलब 85 to 90% डिफेंस से ही आता है एंड बाकी नॉन डिफेंस। एंड जैसा मैंने बताया था 2019 के अंदर इलेक्शन था तो 32% नॉन डिफेंस ईवीएम वीवीपैट के कारण इनका रेवेन्यू उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आ गया। अभी कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि नॉन डिफेंस के अंदर जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर उनका बहुत अच्छा 1000 करोड़ का उनके पास अपॉर्चुनिटी है, मार्केट साइज़ है जो ये खुद कर सकते हैं। ट्रेन्स मेट्रोज़ या नॉर्मल ट्रेन्स के अंदर जो एक कवच सिस्टम हमने देखा था और कवच सिस्टम के बारे में जो हमने सुना है थोड़ा बहुत, उसके अंदर कंपनी जा रही है। नेक्स्ट 2 साल के अंदर कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि कवच सिस्टम के ऑर्डर इनको मिल सकते हैं। तो ऐसे नॉन डिफेंस के अंदर कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि नॉन डिफेंस के अंदर भी उनका रेवेन्यू परसेंटेज शेयर थोड़ा बढ़ जाए। फिर अगर देखा जाए तो कंपनी का 90% प्रोडक्ट्स के थ्रू आता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, ऑप्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई मिसाइल के अंदर सिस्टम लगाना हो, एंड 10% सर्विसेज, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी सर्विसेज उसके थ्रू आता है। एंड ये एवरेज है 2014 से लेके अभी तक का इनका मिक्स इतना ही रहा है, 2-3% ऊपर नीचे रहा है। एंड सेम चीज़ इन इम्पोर्ट, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इनका हार्डली 3 to 5% का रहता है, बाकी 90 to 95% इनका इंडिया से ही रेवेन्यू आता है सारा। एंड इनके मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, 14% से लेके 25% तक इनके अभी मार्जिन आ चुके हैं। ये एबिटा मार्जिन है एंड एब्सोल्यूट नंबर में भी देखोगे तो 906 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक का इनका एबिटा मार्जिन, एबिटा इन एब्सोल्यूट टर्म्स आ चुका है। 25% सबसे हाईएस्ट अभी तक का एबिटा मार्जिन इनका 2024 के अंदर। फिर अगर पैट मार्जिन भी देखें तो 19% अभी तक का सबसे हाईएस्ट 2024 के अंदर। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके अंदर एक ही है कि 2019 से लेके 2022 का एक थोड़ा सा अपन मॉडरेट टर्म्स में इसको मान सकते हैं, ये 15-14, क्योंकि इस टाइम के अंदर कंपनी पहली बार लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सिस्टम इंटीग्रेशन कर रही थी। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये इनका मॉडरेट है। तो आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट मार्जिन 19% में 15% से तो ऊपर रहने की इनकी पूरी उम्मीद है। फिर अगर देखा जाए तो R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये कंपनी इंडिया के डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट स्पेंड करती है R&D के अंदर, जो कि अभी थोड़ा कम हो चुका है एज इन परसेंटेज टर्म्स, बट एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर तो 1000 करोड़ के आसपास ही है। एंड 2024 के अंदर कंपनी ने कॉल के अंदर बताया कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 8% उन्होंने खर्च करा है R&D के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और वही कंपनी का टारगेट है आगे 2025-26 के अंदर की 7 to 8% वो R&D के अंदर स्पेंड करेंगी। जितना कंपनी R&D में स्पेंड करेगी उतना ही अच्छा कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स बना सकती है एंड उतना ही कॉम्पिटिटिव कंपनी और बनेगी। ये एक जो था कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि है ना, आप प्रोडक्ट्स इंडिजीनियसली एक्वायर्ड कंपोनेंट्स के थ्रू बनाओ। तो BEL एक टाइम पे 2019 में 96% इंडिजीनियसली एक्वायर्ड कंपोनेंट थे, क्योंकि उस 2019 में तो जैसे बताया भी EVM वीवीपैट बना था तो उसके कारण इंडियन कंपोनेंट्स ज़्यादा थे। वरना अगर आप देखा जाओ तो 80 to 85% इंडिजीनियसली एक्वायर्ड कंपोनेंट्स ही है कंपनी के। थोड़े से अभी कम हो रहे हैं एंड कंपनी इज़ वर्किंग ऑन टू इम्प्रूव दिस, कि हम 80% तो कम से कम डोमेस्टिकली सोर्स करें हमारे कंपोनेंट्स को। फिर ये जैसे आपने देखा पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन इतने अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो ROE ROCE के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। ROE 13 से लेकर 25 पे आ चुका है, ROCE 17 से लेकर 27 तक आ चुका है। तो बहुत अच्छे से कंपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है। इसका एक और अगर देखें तो अभी ऐसे डिविडेंड पे आउट रेशो कहाँ 20% पे था, अभी 53% कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट रेशो रखती है। एंड कंपनी कैसे अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर रही है, पेबल डेज 113 से लेके अभी 128 है। तो कंपनी पेमेंट आराम से करती है, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करती है। एंड रिसीवेबल डेज 200 डेज से कम होते होते 133 डेज हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी पैसा रिलीज़ कर रही है इन कंपनीज़ को।
इन्वेंट्री डेज 174 से 121 डेज, बहुत जल्दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो रहा है, बहुत जल्दी कंपनी के इन्वेंट्री आती है, कंपनी उसको यूज़ करती है एंड एज अ फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई कर देती है। एंड जैसे मैंने बोला एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए एक और मेट्रिक है टोटल एम्प्लॉय वर्सेस R&D एम्प्लॉय, मतलब टेक्निकल एम्प्लॉयज़ की जो उसके अंदर रहते हैं, साइंटिफिक एम्प्लॉयज़, रिसर्च के अंदर जो लोग हैं, तो वो, तो अगर आप देखोगे तो टोटल 2015 में 10,000 एम्प्लॉय थे, तो उसमें से 4,000 टेक्निकल एम्प्लॉयज़ थे। वो बढ़ते बढ़ते अभी टोटल एम्प्लॉयज़ गिर गए हैं 10,000 से 8,800 पे आ चुके हैं, लेकिन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ वहीं पर बढ़ चुके हैं, 4,800 हो चुका है। और ये परसेंटेज के अंदर 40% से लेके 55% अब टेक्निकल एम्प्लॉयज़ है कंपनी के। टोटल ओवरऑल एम्प्लॉय में से 55% टेक्निकल एम्प्लॉयज़ है। तो ये शो करता है कि कंपनी अपने R&D के ऊपर कितना फोकस करती है। और एक और देखें तो जैसे एम्प्लॉय का कॉस्ट 19% से गिरते गिरते 13% पे आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी अपना एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर पा रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा BHEL का वीडियो, तो कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट कम नहीं कर पा रही है एंड ऑन द सेम साइड उनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है एंड इधर 19% से 13% पे। एंड कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर भी हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट 12 to 12.5% के बीच में रहेगी। और टर्नओवर पर एम्प्लॉय, पहले वन एम्प्लॉय 69 lakhs का रेवेन्यू जनरेट करता था, और वहीं अब आते आते वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का, पर एम्प्लॉय 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड कंपनी कैसे है ना R&D पे खर्च करती है, तो आप देखोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नए नए 4%, 5.5%, मतलब नए नए केपेक्स करना, नई नई जगह लैंड खरीद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर भी कंपनी 7.5 से लेके 9% तक इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कंपनी अपना एक्सपेंडिचर करती है। और अगर हम देखें थोड़ा बहुत कि कंपनी कहाँ कहाँ पर अपना खर्चा कर रही है, तो जैसे कंपनी एक निमालुरु फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर $3 बिलियन का, जिससे कि एडवांस नाइट विजन बनेगा। फिर इब्राहिमपट्टनम के अंदर हैदराबाद के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सिस्टम के लिए $2 बिलियन का कंपनी केपेक्स कर रही है। फिर एक और फैसिलिटी बना रही है, इसकी लोकेशन कंपनी ने नहीं बताई है, जो कि वेपन्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस सिस्टम फॉर ऑल मिसाइल्स के लिए बना रही है। फिर एक है फ्यूज़ कॉम्प्लेक्स एट नागपुर, जिसके अंदर 200 एकड़ की कंपनी ने लैंड अक्वायर कर ली है एंड 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी केपेक्स में भी बहुत हैवी एक्सपेंडिचर, हैवी केपेक्स कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर और आगे हम देखें तो कंटिजेंट लायबिलिटी की कंपनी की एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स, ये रिजर्व सिर्फ जो शेयर होल्डर फंड के अंदर जो टोटल रिजर्व्स होते हैं उसके परसेंटेज के अंदर से 2018 में है एंड 2017 में जो थोड़ा हाई गया था, वरना 10 से 20% के बीच में रहता है। और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट तो बहुत कम है, 6.8%, 7%। जो इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है तो उनकी लिक्विडेटिंग चार्जेस और उनके लिए कंपनी को कंटिजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ती है कि अगर कभी प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो उसके लिए कंपनी को कंटिजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ती है। कभी इतनी ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुई है इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट, मैक्सिमम ऑफ द प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट हुए हैं कंपनी के। एंड अब इसके अंदर और अगर अब आगे देखें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो प्रमोटर्स का अभी 51% प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DIS का इसके अंदर बहुत अच्छा स्टेक है, 22% DIS ने इन्वेस्ट कर रखा है एंड FIIs ने 17%, जो कि 6% से बढ़ते बढ़ते अभी 17% तक आ चुका है। फिर अगर आप देखोगे अप्रैल 2014 से मार्च 2020 के अंदर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का है एब्सोल्यूट टर्म्स में 165% एंड CAGR 23%। और अगर आप अप्रैल 14 से मार्च 24 तक का देखोगे तो 3000% का एब्सोल्यूट एंड 43.8% CAGR का कंपनी ने रिटर्न दिया है। ये बहुत हेफ्टी रिटर्न होता है 43.8% CAGR टर्म्स के अंदर। कंपनी के अगर वैल्यूएशन देखें तो जो PE रेशियो है वो अभी है 46.88, जबकि मीडियन PE कंपनी का 1 ईयर में 33 एंड 5 ईयर में 21। तो कंपनी एंड वैसे ही अगर EV/EBITDA देखे तो वो भी अभी कंपनी का ओवर वैल्यूएशन या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाता है।
बट कंपनी जिस हिसाब से अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शो कर रही है, जिस हिसाब से अपना एबिटा मार्जिन शो कर रही है, तो ये कंपनी को आगे अच्छे से और दिखाना पड़ेगा, वरना कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा गिर सकता है। एक ये रिस्क है कंपनी के अंदर। और कंपनी के अगर हम ग्लोबल पीयर्स के बारे में देखें, क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है BEL इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, तो ऐसी और कोई कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो कि इस स्केल पे डिफेंस PSU जो इस स्केल पे कंपनी को कॉम्पीट कर सके। तो इसीलिए हमें ग्लोबल पीयर्स देखें तो इसके ग्लोबल पीयर्स होते हैं BAE सिस्टम PLC, नॉर्थरॉप ग्रेनमार, RTX कॉर्प, जनरल डायनेमिक्स, टेलीटाइम टेक्नोलॉजी। तो इन सब के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें सबसे बड़ी कंपनी है RTX कॉर्प। एंड इन सब के अंदर BEL है जिसका PE रेशियो अभी सबसे हाई है, एंड RTX कॉरपोरेशन के है। तो ये तो था ग्लोबल पीयर्स। हम देखते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर और कौन कौन सी कंपनी है। एक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एक है BEML, डेटा पैटर्न्स एक प्राइवेट कंपनी है, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो ये थोड़ी बहुत इंडिया के डिफेंस की, इनके अंदर से मजगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये शिप्स बनाती है, शिप्स, सबमरीन, वॉरशिप्स, ये इसके अंदर है। एक कंपनी से जो डेटा पैटर्न है, ये थोड़ी बहुत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कंपेरेबल कंपनी है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अगर यूनिवर्स A to D है, तो डेटा पैटर्न्स ए प्रोडक्ट बनाती है, मतलब एक बहुत छोटा प्रोडक्ट डेटा पैटर्न्स भी बनाती है जो BEL बनाती है। फिर अगर देखा जाए कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो एक साल के अंदर 14%, 5 ईयर में 11%, 10 ईयर में 10%, और वहीं अगर उसकी स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो 137%, 77%। तो कंपनी की स्टॉक प्राइस अपने रेवेन्यू से आगे शो करती है कि किस हिसाब से कंपनी आगे और ग्रो कर सकती है, आगे से आगे अगर आप देखोगे तो। अब आगे देखते हैं कि कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत रिस्क क्या है। BEL जो है टोटल तो नहीं बोलेंगे, एक मेजर पोर्शन BEL का जो रेवेन्यू है या जो भी प्रॉफिट है वो इंडियन डिफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इनका आपने देखा ही है कि 95% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो एक रिस्क वो है। फिर अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो कंपनी के लिए, कि कंपनी ज़्यादातर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करती है, वन प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगी किसी रॉ मटेरियल की तो कंपनी का मार्जिन गिर सकते हैं। अगर डिले हो गया ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के अंदर तो कंपनी को लिक्विडेटिंग चार्जेस या फिर पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो एक ये है। फिर गवर्नमेंट का अगर फोकस कभी चेंज हो गया डिफेंस से लेके किसी और के ऊपर, तो डिफेंस बजट थोड़ा कम हो सकता है, तो वो एक रिस्क है। डिपेंडेंसी ऑन DRDO, क्योंकि DRDO ही है जो सारी टेक्नोलॉजी बनाता है, तो उसके ऊपर भी एक डिपेंडेंसी है। एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन OEMs, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे थेल्स के साथ सब्सिडरी बना रखी, तो फ्रांस के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। इज़राइल के साथ मिलके कंपनी आकाश मिसाइल सिस्टम और ये बनाती है। तो ऐसे ये कंपनी की कुछ की रिस्क है जिसके थ्रू कंपनी का मार्जिन्स गिर सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर उनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो सकता है। सो ये कुछ हमने अभी देखा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है, उसका रेवेन्यू कैसा है, कहाँ से डोमेस्टिकली फॉरेन एक्सपोर्ट कैसे उनका रेवेन्यू दिखता है, उनके मार्जिन्स कैसे दिखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।